नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बढ़ती गर्मी के चलते हरियाणा के लोगों को पानी के पीने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पूरे हरियाणा में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा है। लोगों का कहना है कि सिस्टम काफी दिनों से शिकायत करने के बाद भी सुधर नहीं रहा है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर कहां कुछ दिक्कत हो रही है। बढ़ती गर्मी के बीच हरियाणा में जल संकट की समस्या सामने आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में जल संकट गहराता जा रहा है। जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर जाम लगा रहे हैं और सरकार और सिस्टम को कोस रहे हैं। सोनीपत शहर के जमालपुरा के लोगों ने 3 दिन पहले जाम लगा दिया। वहीं सोमवार को न्यू महावीर कॉलोनी, श्यामनगर, पुरखास अड्डा, लालदरवाजा, जटवाड़ा, वाल्मीकि बस्ती, वेस्ट रामनगर, भगत सिंह कॉलोनी में पेयजल संकट से त्रस्त लोगों ने नगर निगम कार्यालय में हंगामा काटा। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। वहीं भिवानी में सरकार के हर घर नल से जल मिशन के विपरीत उमरावत गांव के लिए यह नारा बिल्कुल उलट साबित हो रहा है। नूह जिले में प्रदेश और केंद्र सरकार भले ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल दिए जाने की योजना बेअसर है। बता दें कि सरकार के करोड़ों रुपयों के ड्रीम प्रोजेक्ट को संबंधित अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। उनकी लापरवाही के चलते सरकार की योजनाओं का फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, सोनीपत, कलानौर, नूह और रोहतक की 5 तस्वीरें हैं जहां पर लोग पीने के पानी को लेकर काफी परेशान हैं। सवाल ये उठता है कि आजादी के इतने लंबे वक्त के बाद भी आम लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। आखिर कहां गलती हो रही है? सिस्टम क्यों नहीं सुधर पा रहा है? अगर पीने का पानी ही नसीब नहीं हो रहा है तो फिर विकास कहां और किसका हुआ? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पीने के पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। उधर पानीपत में पानी की समस्या को लेकर वेस्ट रामनगर में महिलाओं ने सूरी पेट्रोल पंप वाली सड़क पर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। पानी के मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि नगर निगम को कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लिखित में भी, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। कार्यालय और डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। एक तरफ गर्मी का मौसम तो दूसरी तरफ पीने के पानी की समस्या। ऐसे में लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर करें, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। पानी नहीं पीने का, नहाने का, ना धोने का ना। क्या दिन से दिक्कत आ रही है? 3-4 दिन हो गए। पानी की मांग कर रहे हम, पानी आना चाहिए हमारे। पानी को लेकर जाम लगाया गया है। पानी नहीं आता, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये 3 महीने से दिक्कत चल रही है यहाँ पे। सरकार प्रशासन से यही मांग करते हैं टाइम पे बिजली और पानी, और क्या चाहते हैं हम? पानी नहीं आता। कई दिन से दिक्कत आ रही है। 3-4 दिन बर्तन धोते पड़े, बाहर पड़े, भूखे पड़ रहे पानी करते लाओ। तो आजादी के इतने लंबे वक्त के बाद आखिर पीने का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहां पर काम हुआ और किसका काम हुआ? फिर हम विकास को कैसे नापेंगे कि हरियाणा में अभी तक विकास हुआ अगर पीने का पानी ही नहीं मिल पा रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जादौन है वरिष्ठ पत्रकार, नरेंद्र यादव हैं जल संरक्षण मुहिम के संचालक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, इस समस्या को किस तरह आप ले रहे हैं? अगर पीने का पानी ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर विकास को लेकर तो सवाल खड़े होना लाजमी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो आज की दौर की जो राजनीति है, ये एक सस्ती लोकप्रियता की राजनीति कहलाएगी कि जिस तरह के प्रोग्राम लेके आए गए
कि वो जिस किसी तरह से जो है मतदाता को रिझाने वाले तौर तरीके अपने एजेंडे में शामिल किए गए और धरातल पर जिस तरह से मेहनत के साथ और सूझबूझ के साथ जो काम होना चाहिए वो नहीं किया गया। लगातार जो है अंधाधुंध तरीके से अंडरग्राउंड वाटर का दोहन किया गया और अधिक से अधिक फसल लेने की होड़ भी अपनी जगह है। उसके जो खेती के आधुनिक तरीके थे उसमें जो है केमिकल मिनरल्स का और उसके साथ पानी का जो संयोग पूछा गया उसमें अत्यधिक पानी की जरूरत पड़ती थी। चावल की खेती को जिस तरह से बढ़ाया गया, चावल की खेती में पानी की जरूरत कितनी होती है ये एक समझने की बात है कि पहले पूरे खेत को पानी से भरा जाता है, इसके बाद जो धान की पौध होती है उसको रोपा जाता है। उस प्रोसेस में धान की रोपाई का ये जो प्रोसेस है उसमें इतना पानी खर्च होता है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल का जितना दोहन हो रहा है उतनी उसकी भरपाई नहीं हो रही। और आप उसका सिंचाई, नतीजा है राजेंद्र जी आप सिंचाई की तो आप अलग रखिए, आम लोग यहाँ तक परेशान है कि पीने का पानी। राजेंद्र जी सिंचाई की समस्या तो बहुत बड़ी है, आप इसको देखिए कि पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फिर सवाल ये कि राजनीति किस दिशा में हो रही है कि पहले बुनियादी चीजों को लेकर राजनीति होती थी कि सड़क, बिजली, पानी, यहां पर के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो क्या जो राजनीति अब दूसरी दिशा में चले गई, दूसरे मुद्दों पर चले गई, क्या ये उसी का असर है कि इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे ये देखिए कि आज जो राजनीति का एजेंडा है वो ये है कि किसी तरह से मतदाता को थ्रिल किया जाए, उसको किसी तरह से भावनाओं के ज्वार में इस तरह से बहाया जाए कि पार्टी लगातार पावर में आती रहे और उनकी सत्ता बनी रहे। वो जो बुनियादी मूलभूत समस्याएं उनकी तरफ से लोगों का ध्यान खुद ब खुद हट जाता है। ऐसी स्थिति है। पानी की समस्या बड़े लंबे समय से है, इतने लंबे समय से बिजली का संकट भी देखिए, अभी गर्मी के दौर में था, उतना बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा और जिस तरह से अल्टरनेटिव बिजली खोज के लेके आ रही सरकार, तो वो उस तरह से लोगों तक उनको लोकप्रिय करने में सरकारें उस तरह से कामयाब नहीं पा रही जिस तरह से वो अपना सस्ता एजेंडा चलाने में कामयाब होती है। अब आप देखिए कि सरकार ने भी हर घर नल से जल, अरे जब जल ही नहीं होगा तो नल क्या करेगा वहां जाके, अगर नल का कनेक्शन भी हो गया। बिल्कुल, यहाँ सिस्टम की बहुत ज्यादा दिक्कत है और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। राजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। नरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र यादव जी, क्या हमने जल संरक्षण को बहुत हल्के में ले लिया? क्या उसका खामियाजा आज हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है? क्या सरकारों ने इस मामले पर गंभीरता से काम नहीं किया, मौजूदा सरकार हो या पहले की सरकारें? नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। और जो आज का विषय पानी के संरक्षण, जल संरक्षण को क्या हल्के में हमने लिया है, ये निश्चित तौर पे सही बात है जो आप कह रहे हो कि हमने जल संरक्षण को बिल्कुल हल्के में लिया है। और जल संरक्षण के जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे उनको भी हम ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली दो चीजें हैं, एक तो मूलभूत सुविधाएं, एक दूसरी है जीवन से जुड़ी हुई जरूरतें। पानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई जरूरत है, ऑक्सीजन हमारे जीवन से जुड़ी हुई जरूरत है। और जब किसी जरूरत की बात करते हैं तो हम निरी सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारा सबका काम है। जब हम जल की बात करते हैं तो मुझे याद है एक जमाना जब लोग जो है अपने आप संरक्षण करते थे, जल का गांव में जोड़ को भरते थे, साफ सफाई करते थे, कैचमेंट एरिया की सफाई करते थे और जोड़ को एक देवता के रूप में रखते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि लोगों में भी वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो लोगों में क्रियाशीलता नहीं है, लोगों में जागरूकता है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। आज के गाँव में जोड़ों की हालत जो हो गई है, आप देखते होंगे कि गाँव में लोग जो है उसका केयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी को बचा के रखें। और जो कार्यक्रम जो हमारा जब बरसात ऋतु आती है तो उससे पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती है कि हम पानी को किस प्रकार से धरती के गर्भ में भेजने का काम करें। तो ये तो बैंक की तरह है ना, जैसे हम नरेंद्र यादव जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है। अब महंगाई, जरूरतें इतनी ज्यादा है कि आम आदमी पूरा दिन उसी में लगा रहता है। लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है क्या वो नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या सरकारी योजनाओं को पलीता क्या प्रशासन लगा रहा है? करना चाहिए जो
जितना उनको करना चाहिए उनको भी करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग का काम उनका है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उनका है, वो उनको करना चाहिए। जैसे पानी का संरक्षण करना है तो जैसे सड़कों पे लबालब पानी भर जाता है बरसात में, तो उसको अगर हम ऐसे ऐसे ढूंढ ले पूरे शहर में या पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, जहां हम बोरवेल करके और उस पानी को धरती गर्भ में पहुंचा सकते हैं, तो हमारे पास पानी का जो आज दिक्कत हो रही है ना कि लगभग 1700 कुछ गांव जो है डार्क जोन में आ गए हैं या कुछ जिले डार्क जोन में आ गए हैं, वो स्थिति से हम निपट सकते हैं आराम से, क्योंकि भगवान जो ईश्वर जो है इतना पानी जरूर बरसाता है कि हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो घर की जरूरत नरेंद्र जी, इसके लिए सिस्टम कितना जिम्मेदार है? आपको लग रहा है कि सिस्टम की भी एक जिम्मेदारी होती है? शासन प्रशासन आपकी नजर में कितना जिम्मेदार है? आम लोग को तो जागरूक होना चाहिए, लेकिन सिस्टम कितना जिम्मेदार है आपकी नजर में? मेरे ख्याल में सब जैसे जैसे जरूरतें आती है या जैसे जैसे जो दिखाई देती है कमी, तो उस पर काम तो किया जाता है, लेकिन उतनी तत्परता से नहीं किया जाता कि भाई अभी जैसे बरसात आ रही है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि कितना पानी बरसेगा और उस पानी को हम किस प्रकार से संरक्षित करें ताकि हमारी जो है रोजमर्रा की जरूरत, जो जीवन की जरूरत हो, पूरी हो सके। राजेंद्र जी, क्या आज के चुनाव प्रचार में वोट मांगना, वोट देना, चुनाव प्रचार करना और एक जो रिपोर्ट कार्ड होता था, क्या उससे ये बुनियादी चीजें निकल गईं? इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये दिक्कतें हैं? निश्चित तौर पे कारण यही है कि लोग ये नहीं देखते कि हमारी बुनियादी समस्याओं के समाधान में किसी दल विशेष ने कितना काम किया। वो जिस तरह के एजेंडे लाए जाते हैं, एक तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और कई तरह के फ्रीवीज लाए जाते हैं और चुनाव जिता दिए जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो सरकार वो फ्रीवीज को पूरा करने में ही ध्यान लगाती है या कुछ ऐसा एजेंडा लेके आ जाती है कि फ्रीबीज से भी लोगों का ध्यान हट जाए और लोग लगातार फिर दोबारा दूसरी बार भी उनको वोटेड टू पावर कर दें। अब देखिए कि ये मौजूदा हरियाणा की सरकार है, ये इन्होंने तालाबों के विकास का अपने इस सरकार के पिछले कार्यकाल से ही चर्चा है कि लगातार हम तालाबों का विकास करवा रहे हैं, तालाब विकास प्राधिकरण बना दिया, ये बना दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ग्राउंड पर काम हुआ नहीं। जितने तेजी के साथ बयानबाजी हो रही है, मीडिया में बयान आ रहे हैं कि हम तालाब विकास प्राधिकरण बना दिया, हम तालाबों का विकास कर रहे हैं, तो वो तालाबों का विकास उस स्पीड से हो नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल आपकी राजेंद्र जी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो प्राचीन प्रणालियां थी वो बहुत कारगर थी। तालाब और बावड़ी, उनके पानी जो वर्षा जल आता था, अब उस पर तालाब जो थे उस पर अवैध कब्जे हो गए। अवैध कब्जे करके उन तालाबों पर आजकल मकान खड़े हैं, बिल्डिंग खड़ी हैं, आजकल तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई उन तालाबों पर। लेकिन राजेंद्र जी, एक सवाल यह है कि अगर सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो क्या एक विपक्ष होता है जो इन मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है कि देखिए लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, कि देखिए हरियाणा के आधे जिलों में पीने के पानी की दिक्कत है, सिंचाई के पानी की दिक्कत है, तो क्या विपक्ष भी गंभीरता से इन मसलों को नहीं ले रहा है, सरकार को नहीं घेर रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे आपने एक सही सवाल उठाया कि विपक्ष का तो ये हाल है कि या तो वो ऐसे मुद्दे उठाएगा जिससे उसको आसानी से अब चुनाव के टाइम वोट मिल जाए और पावर में आने का मौका मिल जाए, या अंदर की गुटबाजी में ही विपक्ष इतना व्यस्त रहेगा कि वो जोड़ तोड़ में मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, इसको मैं हटा दूं, विधायकों की लॉबिंग और ये इस तरह की एक्टिविटीज के अलावा विपक्ष के पास कोई ऐसा काम नहीं है कि बुनियादी मुद्दों पर वो कोई जल मार्च निकाल दे, जल रोष मार्च निकाल दे, हर घर पानी पहुंचाने का अभियान निकाल दे, कुछ नहीं है। तो तालाब जिन पर कब्जे हैं वहां कोई राजनीतिक दल नहीं जाएगा कि वहां उन कब्जों के खिलाफ धरने पर जाए। कहीं कोई जागरूकता नहीं, कहीं कोई जनमानस में इस तरह का कोई जो है, बिल्कुल किसी को इस बात की नहीं पड़ी है। हर किसी को इसी बात का मतलब है किसी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाए। चुनाव के वक्त में बड़े बड़े दावे और वायदे होते हैं, लेकिन इन बुनियादी चीजों को लेकर फिर कोई ध्यान नहीं देता है। आऊंगा राजेंद्र जी आपके पास। नरेंद्र यादव जी, लेकिन समाज को की सारी जो बुनियादी जरूरतें पूरे करने वाले जो काम है उस तरह की नीति लेकर ना तो सरकार काम कर रही ना विपक्ष। बिल्कुल नरेंद्र यादव जी, विपक्ष की एक बड़ी भूमिका। नरेंद्र यादव, सत्तारूढ़ सरकार को मैं आऊंगा राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। नरेंद्र जी, लोगों का कहना है कि हम शिकायत कहां करें,
कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी। प्रशासन के पास जाते हैं, कहते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है, सिस्टम ठीक होता नहीं है, पीने का पानी मिलता नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, कान पे उनके जू नहीं रेंग रहा है। तो फिर कैसे होगा? क्या ये चीज आप भी अपने नजरों से देखते हैं और क्या इसको लेकर जो लोगों की पीड़ा है उसको भी आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं इस मामले को लेकर? मैं उस चीज पे नहीं जानना चाहता, क्योंकि सरकार जो है ये जनता की चुनाव करने से बनती है, और सरकार जब भी बनती है जब जनता चुनती है। जनता को जो अच्छा लगता है उसको चुनाव करती है, उसको सरकार चुनती है। लेकिन उसके अनुरूप काम करना तो वो जनता का भी काम है कि जनता जो है अपने हिसाब से अपने जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चाहे माननीय एमएलए साहिबान है, चाहे माननीय एमपी साहिबान है, उनके पास जाकर अपनी जो समस्याएं उसको रख सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो समस्याएं हम पहले अगर बात करें तो जो एक मैनेजमेंट होता था हमारा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जिसको हम ये कहते थे कि हमारा जो है हम खुद के मालिक हैं, या हम खुद का अपने गांव का प्रबंधन कर सकते हैं या अपने क्षेत्र का कर सकते हैं, वो हमारा, अगर आप पुराने जमाने में जाए तो जो पानी का संरक्षण है वो एक ऐसा मुद्दा है कि हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। आप बहुत सी जगह देखेंगे, राजस्थान में ऐसी जगह देखते हैं जहाँ टाके हैं, जहाँ बावड़ियां हैं, जहाँ अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने अच्छा तालाब बनाया हुआ, पानी इकट्ठा करते हैं, उसको यूज करते हैं, खेती के लिए भी, पीने के लिए यूज करते हैं। बहुत से गांव में टांके बनाए हुए, अपना पानी खुद यूज करते हैं। अब कहीं ना कहीं देखो दो चीजें हैं, जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। अगर पॉपुलेशन के आज मान लो, अगर मैं 20 साल पहले की आज का कंपैरिजन 20 साल से करूं, पहले से करूं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की पोजीशन में या आज के समय में काफी नहीं रहेगा। उसके अनुसार उसको बढ़ाना भी पड़ता है, उसके अनुसार उसको बढ़ोतरी करनी पड़ती है, और उसी के अनुसार लोगों में भी ये जागरूकता रहनी चाहिए। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ प्रशासन का काम है या सिर्फ सरकार का काम है। हम भी एज ह्यूमन बीइंग हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तो कुछ करेंगे भी नहीं। अगर कोई हैंडपंप है या खराब होगा या कोई नल खराब हो गया तो वो तो एक सरकार आएगी तो करेगी। ये एक जैसे हमारा संविधान में एक ड्यूटी, ह्यूमन ड्यूटी है या सिटीजन ड्यूटी है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जागरूक रहना चाहिए कि मैं अपनी चीजों को मैनेज कर सके, अपने जोड़ तालाब को मैनेज कर सके, अपने पर्यावरण को मैनेज कर सके। तो उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हम सब मिलकर तो इस चीज से, इस मुहिम को सक्सेस बना सकते हैं। लेकिन हम अगर ये सोचे कि हमारे लिए कोई करने आएगा या हमारी कोई सुन ही नहीं रहा और हम आराम से बैठे रहे और हम ये सोचे कि हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमारे लिए तो जो सरकार चुन दी है उसी ने करना है। सरकार आपकी नुमाइंदगी करती है और उसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट करना वो मुझे लगता है कि हम खुद को, हमें हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमें अपने हाथ में लेना चाहिए और जनता को उसके प्रति जवाबदेही भी रखनी चाहिए। नरेंद्र यादव जी, जो पहले हम ग्रामीण इलाकों में देखते थे, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ सिस्टम था, तालाब थे, नाले थे, जिसमें पानी को रोका जाता था, खेतों में ज्यादातर सिंचाई उन नालों नालियों से होती थी, वो सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया। तो इसमें लग रहा है कि आम लोगों ने उन तालाबों पर कब्जा किया, उन चीजों की अहमियत को नहीं समझा। तो समाज में एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन यह भी प्रशासन और सरकार की तरफ से होना चाहिए। सरकार को तो देखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी आने वाले वक्त में अगर नजरअंदाज किया हमने। बिल्कुल आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। जब अभी हमारा हरियाणा के लगभग 1/5 गांव जो है, अगर 7800 कुछ गांवों में से अगर 2000 के करीब गांव डार्क जोन में चले गए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये ह्यूमन बीइंग की नीड है, ये कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं जैसे मकान है, गाड़ी है, बंगला, ये सुविधाएं होती है, लेकिन हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये खाना, ये सब चीजें मूलभूत नहीं, ये मूलभूत हमारी जरूरतें हैं। और ये जरूरतें पूरी नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन इसके लिए मैं अकेली सरकार को या प्रशासन को जिम्मेदार नहीं। लेकिन नरेंद्र जी, जैसे आप सरकार को, सिस्टम को, कि हम सबको इस मामले आप में सिस्टम को अगर जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, जब आम लोग जागरूक नहीं है, वो चीज खराब हो रही है, वो सिस्टम खराब हो रहा है, तो फिर उसको कौन सुधारेगा? उसके लिए प्रशासन को, सरकार को आगे आना पड़ेगा ना, वहां काम करना पड़ेगा ना। सरकार को बिल्कुल आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, लेकिन सब लोगों को भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे प्रतिनिधि है ना। आप आसिफ जी ये सोचो कि वो हमने ही तो चुना है ना, वो किसी बाहर के लोगों ने नहीं चुनी सरकार। राजेंद्र जी, एक सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल गर्मी के वक्त में ये सवाल खड़े होते हैं, हम बहस करते हैं, आप चर्चा में शामिल होते हैं, लेकिन जब ये
परेशानी खत्म हो जाती है, फिर इसकी तरफ कोई नहीं देखता है। बरसात के सीजन में नहीं देखेंगे, फिर सर्दियों में नहीं देखेंगे, हर साल इस पर चर्चा होगी, सरकारें बदल जाएंगी। पिछली सरकार में भी दिक्कत थी, हरियाणा में तो शुरू से ही दिक्कत है, लेकिन इस पर काम गंभीरता से नहीं होता है। नहीं, निश्चित तौर पे कि ये जो है, मैं समझता हूं कि जब वर्षा काल होता है ना, जब बारिश होती है, तब ये चिंता की जानी चाहिए कि हमें पानी जो बारिश से आ रहा है, जो मानसून के जरिए जो हमें समुद्र का जल मिल रहा है, उसको हम इस धरती पर कैसे इसको संरक्षित करें, इसका भंडारण कैसे करें। अगर हम इस दिशा पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि समस्याएं और जो गंभीरता और जो संकट में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब होता क्या है कि समुद्र से मानसून उठकर आता है, और मानसून इसलिए आता है कि जो प्यासी धरती है उसको पानी मिलता है, लेकिन जो पानी बरसता है हम उसको रोक नहीं पाते। वो पानी बारिश का जमीन जितना सोख पाती है वो ठीक है, लेकिन वो पानी नाले में चला जाता है, नाले से नदी में जाता है, और नदी से वापस समुद्र में लौट जाता है। तो आखिर में इसके लिए इसका जो प्रबंधन है वो सरकार ही कर सकती है। पहली बात तो ये है कि ये काम कुछ हद तक हो भी रहा है, कुछ प्रदेशों में हो रहा है, कुछ हरियाणा में भी हो रहा है कि रिचार्जिंग वेल वो बनाए जाने चाहिए। तालाबों का जो पुराने तालाब थे, उन पुराने तालाबों को जो है एक बार पुनर्जीवित किया जाए, और उनके जो पुनर्भरण के जो रास्ते थे, जो वर्षा जल आगमन का जो रास्ता था, उन रास्तों को बाकायदा खोला जाए। अगर उनके रास्ते में कोई अतिक्रमण है तो उनको हटाया जाए, और जिन तालाबों में जो अच्छा पानी संग्रहित करने वाले, भंडारण करने वाले तालाब थे, तो उनको एक बार फिर मजबूत किया जाए, और लोगों को ये प्रेरित किया जाए कि जैसे आज एनर्जी के लिए छतों पर सोलर प्लांट, टॉप सोलर प्लांट लगाने की बात चल रही है, तो कौन आज छतों पर ये वर्षा जल संग्रह का लोगों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को कि वो अपनी छतों पर, जैसे राजस्थान में है कि वो टाके बनाए जाते हैं। राजस्थान में एक और सिस्टम चला था कि वो तालाबों को, जो नालों पर एनीकट बनवा दिए जाते थे। एनीकट में जो पानी का संग्रह होता था वो खेती के काम भी आता था, पशुओं को पानी पिलाने के काम भी आता था, और उसको फिल्टर करके पीने के काम में भी लाया जा सकता था। तो सरकारों को ये सोच है कि उनको एक वाइड सोच की जरूरत है। अभी ये बिहार में हर साल बाढ़ आती है, जबरदस्त बाढ़ आती है तो इतनी तबाही होती है। वहां के कुछ जानकारों का कहना है, विशेषज्ञों का, कि अगर कुछ बांध बना दिए जाए तो इतनी बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन उस पर कौन करे? चुनाव के वक्त में जिक्र तो जरूर होता है राजेंद्र जी, लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, तो फिर राजनीतिक दल संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं अपनी कुर्सियों पर। नरेंद्र यादव जी, वक्त की कमी है, 30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि मौजूदा हालात को देखते हुए आप भविष्य को कैसे देख रहे हैं जल संरक्षण को लेकर? अगर इस पर काम नहीं किया गया तो भविष्य क्या होगा? 30 सेकंड में टिप्पणी। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम बहुत जल्दी जो है इस धरती का जल समाप्त होगा। लेकिन मेरा एक सुझाव यह है कि हमें सरकार को पूरे जोहड़ तालाब जितने भी है, जो भी जल संरक्षण केंद्र है हमारे, उनको संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जैसे हमारी दूसरी जगह को, जो हमारी पुरानी धरोहर है, उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं, उस पर ना कोई कब्जा कर सकता है, ना उस पर कोई अतिक्रमण कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे जोड़ तालाब जितने भी है या जितनी भी वाटर बॉडीज है, उसको बिल्कुल इस तरह की तमाम योजनाएं सरकारें चला रही हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते वो योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं और आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह एक ये भी है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते आम लोगों को आज पीने के पानी की भी प्रॉब्लम होनी पड़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि आजादी के इतने लंबे वक्त के बाद भी अगर पीने का पानी ना मिले तो समझिए फिर विकास कहां पर हुआ। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।